बातें यहाँ पर आपको ऐसी बताई जाएँगी कि लोग आपकी तरफ ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होंगे सिर्फ़ कुछ शब्दों के अंदर। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक सुनना है और एक-एक चीज़ को ध्यान से समझना है और साथ में करना क्या है, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीड करेंगे, एक बुक है बहुत ही शानदार जिसका नाम है लोक व्यवहार, उसका चैप्टर नंबर 5। तो आपने बिल्कुल मन के साथ इस चीज़ को समझना है। चैप्टर का नाम है गर्मजोशी से स्वागत करें और सच्ची दिलचस्पी जगाएं। यानी नाम में ही, हेडिंग में ही इतना कुछ इन्होंने बता दिया कि आगे पढ़ेंगे तो लिटरली बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप और मैं मिलकर इस चीज़ को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप जो कार्य करने से डरते हैं उसे ज़रूर कीजिए और निरंतर करते रहिए। डर पर विजय प्राप्त करने का यह सबसे शानदार और तेज़ तरीका है जो आज तक खोजा गया है। एक बार न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक बहुत ही मज़ेदार जनमत संग्रह किया। उन्होंने जानना चाहा कि लोग टेलीफोन पर होने वाली बातों में से किस शब्द का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और सर्वे से ज्ञात हुआ कि 500 चर्चाओं में मैं यानी कि जो शब्द है, शब्द का 3900 बार से अधिक उपयोग किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक इसी तरह जब आप कोई सामूहिक फ़ोटो देखते हैं तो उसमें भी सबसे पहले अपनी ही तस्वीर खोजते हैं। यदि हम लोगों को सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करने तथा खुद में उनकी दिलचस्पी जगाने का प्रयास करेंगे तो कभी भी सच्चे दोस्त नहीं बना पाएंगे। सच्चे दोस्त ऐसे नहीं बनते। अगली बात, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक वाइट लाइफ शुड मीन टू यू में लिखा है, जिस आदमी को दूसरे लोगों में दिलचस्पी नहीं होती उसका जीवन सदैव कठिनाइयों से घिरा रहता है, वहीं दूसरों को भी सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, और इस तरह के आदमी ही सबसे अधिक नाकामयाब भी होते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, आप मनोविज्ञान पर चाहे ढेरों पुस्तकें पढ़ लें, फिर भी आपको अपने काम का वक्तव्य तो सिर्फ एल्डर के शब्दों में ही मिलेगा। जिस आदमी की दूसरे लोगों में दिलचस्पी नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के आदमी ही सबसे ज़्यादा नाकामयाब देखे गए हैं। लोगों के दिलों पर शासन कैसे किया जाए, इसे सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यह पुस्तक पढ़ें। अलबत्ता आप अब उसकी तकनीक क्यों नहीं सीख लेते जो संसार में सहज ही सबको अपना दोस्त बना देती है। आखिर कौन सी वो तकनीक है? संभवतः वह कल ही आपको सड़क पर दिख जाए, आपसे कुछ ही दूरी पर ही अपनी मूंछ हिलाते हुए। अगर आपने उसे जरा सा पुचकार दिया तो वह आपसे लिपट जाएगा और अपने प्यार का इजहार भी करने लगेगा। संभवतः आप नहीं जानते कि उसके इस प्यार में कोई स्वार्थ, कोई छल कपट नहीं है। वह आपको अपना खरीदार भी नहीं बनाना चाहता, वह आपसे पैसा भी नहीं चाहता, वह आपसे शादी भी नहीं करना चाहता। परंतु क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुत्ता ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे जीवित रहने के लिए कोई अन्य काम भी नहीं करना पड़ता? वह तो बस प्रेम देता है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। मुर्गी को तो अंडे देने पड़ते हैं, गाय भैंस को दूध देना पड़ता है और चिड़ियों को भी गाना पड़ता है, चहचहाना पड़ता है, और वह भी हमारी खुशी के लिए। एक बार मेरे पापा मेरे लिए 5 सेंट में पीले बालों वाला एक नन्हा सा पिल्ला लेकर आए। उन दिनों मैं 5 साल का था। वह पिल्ला ही मेरे सुख और दुख का साथी था। संध्या के समय 5 बजे के लगभग वह रोज़ बरामदे में बैठकर अपनी मोहक आंखों से सड़क पर ही देखता रहता था, और जैसे ही मेरी आवाज़ सुनता था तेज़ी से दौड़कर मेरे पास आता और प्रेम से मेरा स्वागत करते हुए मुझसे ज़ोर से लिपट जाता। मेरा टिपी, यानी उसका नाम टिपी था, 5 वर्षों तक मेरा सबसे करीबी सच्चा दोस्त बना रहा। फिर एक रात को अचानक ही मुझसे 10 कदमों की दूरी पर बिजली गिर जाने से मर गया। मैं तो जैसे सन्न ही रह गया। टिपी की मौत मेरे बचपन की सबसे दुखद याद थी। टिपी ने कभी भी मनोविज्ञान की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी, उससे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। टिप्पी नहीं क्या, मैं समझता हूँ कि हर कुत्ते में ऐसी कोई दैवीय शक्ति होती है जिससे वह जानता है कि कैसे दूसरों में दिलचस्पी लेकर 2 पल में ही किसी के दिल में जगह बनाई जा सकती है। लेकिन यह आदमी के बस की बात नहीं, उसे तो किसी को अपना बनाने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो इसी बात के प्रयास में लगे रहते हैं कि सारे लोग उनमें दिलचस्पी दिखाएं। इसी कारण
कारण वे निरंतर गलतियां करते हैं और अपने इस प्रयास में नाकामयाब होते चले जाते हैं। लोगों की ना आप में कोई दिलचस्पी है ना मुझ में, उनकी सारी दिलचस्पी खुद में ही है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, 24 घंटे। एक बार न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से मैंने लघु कथा यानी लेखन का एक पाठ्यक्रम किया था। उसी पाठ्यक्रम में एक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक ने हमें बताया कि वह अपनी मेज़ पर पड़ी ढेरों कहानियों में से किसी भी कहानी को जब पढ़ते हैं तो कुछ पंक्ति पढ़ने के बाद ही अनुमान लगा लेते हैं कि उस कहानी का लेखक लोगों को पसंद करता है या नहीं। यदि लेखक लोगों को पसंद नहीं करता तो लोग भी उसकी कहानी को पसंद नहीं करेंगे। याद रखिए, यदि आपको सफल कहानीकार बनना है यानी का जो स्टोरी टेलर होता है, तो आपको दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेनी ही होगी। यदि यह बात एक कहानीकार के बारे में सही है तो यही बात लोगों से आमने सामने बातें करने में भी सही साबित होती है। हावर्ड थॉर्स्टन एक विश्वविद्यालय जादूगर थे जिन्होंने 40 से ज़्यादा वर्षों तक दुनिया के कोने कोने में जाकर अपना जादुई खेल दिखाया था तथा दर्शकों को रोमांचित कर दिया था। 6 करोड़ लोग उनके शो के टिकट खरीद चुके थे और उन्हें लगभग $20 लाख का फ़ायदा हुआ था। इतना सब कुछ उन्होंने विश्वविद्यालय में जाकर नहीं सीखा था, क्योंकि वह तो बचपन में ही घर छोड़कर भाग आए थे। वह मालगाड़ियों में चुपके चुपके सवारी किया करते थे और घर घर जाकर भीख मांगकर अपना पेट भरते थे, भूसे के ढेर पर सोते थे तथा रेल की पटरियों के आसपास सड़कों पर लगे पोस्टरों को देखकर उन्होंने पढ़ना सीखा था। कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ आप देख सकते हो, देखो। और एक ये इंसान इतनी स्ट्रगल से गुजरने के बाद कितना बड़ा जादूगर बनता है। दिस इज़ अ बिग थिंग। ये होते हैं सपने। ब्रॉडवे में जब हावर्ड थॉर्स्टन यानी कि जो जादूगर हैं अपना अंतिम शो करने वाले थे, उस शाम मैं उनके साथ ही ड्रेसिंग रूम में मौजूद था। मैं बहुत उत्साहित था कि उन्होंने यह सब आखिर कैसे सीख लिया। इसीलिए मैंने श्रीमान थॉर्स्टन से उनकी कामयाबी का रहस्य जानना चाहा। क्या उन्हें सिर्फ जादू का ही ज्ञान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जादू पर तो उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी है और कितने ही अन्य जादूगर उनके जैसा ही जादू जानते हैं, लेकिन उनके पास 2 ऐसे अमूल्य चीज़ें थी जो दूसरों के पास नहीं थी। वे अपने व्यक्तित्व से यानी पर्सनैलिटी से, अपने किरदार से सबको मोहित कर सकते थे। मतलब वे एक सफल और कुशल शोमैन थे जो अपने आप को प्रकट कर सकते थे अच्छे तरीके से। उन्हें मानव प्रकृति का पूरा अनुभव था कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। वे अपनी हर भंगिमा, हर कार्य, अपनी आवाज़ की हर तरंग, अपनी आंखें उठाने या झपकाने की हर हरकत की पहले से ही पूरी तैयारी करके मंच पर उतरते थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनकी दूसरों में असली दिलचस्पी थी। वह दिखावा पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ही मुझे बताया कि कितने ही जादूगर दर्शकों को देखते हैं और खुद से कहते हैं, मेरे सामने कुछ बेवकूफ़ लोग विराजमान हैं जिनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, मैं तो आसानी से इनको मूर्ख बना दूंगा। लेकिन थॉर्स्टन का तरीका सबसे अलग था। वह हर बार रंगमंच पर जाने से पहले खुद से कहते थे, मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ये लोग मुझे देखने आए हैं। कितनी पॉजिटिव फीलिंग है। इन्हीं लोगों के कारण मैं अपनी आजीविका कमा पाता हूँ तथा अपना जीवन संतोष से गुजार पाता हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इन लोगों को निराश ना करूँ तथा इनके समक्ष अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाऊँ। कितने पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स इस बंदे ने बोले हैं। वह बार बार यह भी कहते थे, मैं अपने दर्शकों से असीम प्यार करता हूँ, यानी कि अनलिमिटेड। मैं उन्हें दिल से चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात मेरी बकवास लगे, लेकिन मैंने अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं जोड़ा है। मैं तो बस आपको संसार के सबसे लोकप्रिय जादूगरों में से एक की कामयाबी का राज बता रहा हूँ। यानी कि वो लोगों से प्यार करते थे रियली में, कोई बकवास नहीं करते थे। यानी उनकी इंटेंशन इतनी प्योर थी, दूसरे लोगों में पूरा इंटरेस्ट वो लेते थे तो लोग उनमें भी इंटरेस्ट लेने लग गए और वो इतने बड़े जादूगर बन भी गए।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं न्यू जर्सी में चैटहम में बिक्री प्रतिनिधि जो भी नाम है, साइकस उनका नाम है, मैं भी महत्वहीन दिखने वाले लोगों में दिलचस्पी दिखाने की यही प्रवृत्ति पाई जाती थी। इस बंदे की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो कि प्रतिनिधि था, यानी सेल्स पर्सन जो भी होता है, जो चीज़ों को बताता है, एक्सप्लेन करता है। इस प्रवृत्ति का उन्हें फ़ायदा ही हुआ था। उन्होंने बताया, सालों पहले मैं जो भी एक क्षेत्र में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों से मिलने जाया करता था, ठीक है। हिंगमैन में दवा की एक दुकान में हमारा खाता था। उस दुकान में जाकर मैं पहले सोडा क्लर्क और फिर सेल्स क्लर्क से कुछ देर बात करता, बाद में उसके मालिक के पास जाकर आदेश लेता, ठीक है, जो भी ऑर्डर होता है। एक दिन उस दुकान का मालिक मुझसे कहने लगा, अब वह जॉनसन एंड जॉनसन का सामान नहीं खरीदना चाहता क्योंकि वह अपनी गतिविधियों को तथा फूड एंड डिस्काउंट स्टोर्स पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे उसकी दवाई की दुकान जो है वो घाटे में जा रही है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत निराश हो गया और कार में बैठा घंटों शहर के चक्कर लगाते हुए इसी बारे में सोचता रहा। आखिर मैंने सोचा कि ऐसे परेशान होने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्यों ना एक बार फिर दुकानदार से मिलकर उसके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करूं। दुकान पर हर बार की तरह पहले सोडा क्लर्क, ठीक है, फिर सेल्स क्लर्क से हेलो किया और फिर मालिक से मिलने गया। ज्ञात नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और फिर मेरा स्वागत करते हुए मुझे पहले से 2 गुना ऑर्डर दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने इन सब का कारण पूछा। उसने बताया कि मेरे लौटने के बाद सोडा क्लर्क उसके पास गया था। उसने उसे बताया कि यह बहुत मिलनसार सेल्समैन हूँ, ठीक है, और उन्हें मेरे साथ बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। उसे अपने उस कर्मचारी की बात अच्छी लगी, इसीलिए उसने इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। इस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखना एक सेल्समैन के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वैसे यह हर जगह काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर। एक बहुत ही शानदार बात है जो आपको बताना चाहता हूँ मैं कि इस बुक में मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो कहानियाँ आप रिलेट कर सकते हो। सीखने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी से आप बहुत जल्दी सीख लेते हो और जो स्टोरी सिखाना चाहती है, यानी कि जो लेसन होता है, पार्ट, वो आप इजीली उस चीज़ को दिमाग में याद रख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी ऑथर है, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप भी सुन रहे हो और ऑथर ने बहुत अच्छी बुक डिज़ाइन की। थैंक यू सो मच ऑथर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं पेंसिल्वेनिया में नॉर्थ फॉरेन के जॉर्ज डाइक एक पर्सन का नाम है, का प्रसंग भी बड़ा मनोहारी है, यानी कि मन को पसंद आने वाला। 30 वर्षों तक अपने सर्विस स्टेशन बिजनेस में काम करते रहने के पश्चात उन्हें विवशता से सेवा छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके स्टेशन की जगह के ऊपर नया हाईवे बनने वाला था। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जल्द ही वह ऊब गए, यानी वहाँ से उनका दिमाग कहीं और चलने लगा। इसीलिए संगीत के अपने शौक़ में रम गए और संगीत विशेषज्ञों से चर्चा करने लगे। वे विनम्र थे और मैत्रीपूर्ण, यानी कि मिलनसार थे, लोगों से मिलते रहते थे, ऐसा स्वभाव के व्यक्ति थे और मिलने वाले संगीतज्ञ की पृष्ठभूमि तथा उनकी रुचियों में बहुत दिलचस्पी लेते थे, यानी कि दूसरों में इंटरेस्ट उनका काफ़ी अच्छा था। वे खुद कोई अच्छे संगीतज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छे जो संगीतज्ञ से संबंध बना लिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था लोगों से बात करने में और काफ़ी उनके बारे में जानने में, है ना। धीरे धीरे उन्होंने संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया और जल्द ही अमेरिका के पूर्वी भाग के संगीत प्रेमी उन्हें अंकल जॉर्ज कहने इसके नाम से पुकारने लगे और पहचानने लगे। अंकल जॉर्ज जब 70 से ऊपर के थे, अपनी ज़िंदगी के हर एक पल का भरपूर आनंद ले रहे थे, हर एक पल को जी रहे थे। दूसरों में दिलचस्पी लेने के कारण उन्होंने अपने बुजुर्ग जीवन के खालीपन को एक नए जीवन से भर लिया था। जबकि देखा जाए तो ज़्यादातर लोग इस उम्र को बोझ समझकर ढोते हुए समाप्त कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की कामयाबी का भी यही नुस्खा है, ठीक है, नुस्खा था एक्चुअली। उनका नौकर भी उनसे बहुत प्यार करता था, ठीक है, उनका नौकर भी उस बंदे से प्यार कर रहा है। कितनी बड़ी बात, आप इस चीज़ को समझिए ध्यान से। उनके अनेक, अगर मैं बात करूँ, उनके वैलेट जेम्स ई एमॉस ने उन पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वैलेट।
इसमें घटना का जिक्र है जिन्होंने ऑथर ने यहाँ पर डिस्कस किया है। एक बार मेरी श्रीमती जी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट से पूछ बैठी कि बॉब वाइट यानी बटेर कैसा होता है, क्योंकि उन्हें बॉब वाइट कभी नहीं देखा था उन्होंने। ठीक है, राष्ट्रपति ने विस्तार पूर्वक मेरी पत्नी को बॉब वाइट के बाबत बताया, यानी सारा कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन किया। फिर कुछ समय बाद हमारे फ़ोन की घंटी बज गई। मेरा घर रूजवेल्ट के घर के निकट ही था। मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट का था। ठीक है, बहुत बड़ी बात। उन्होंने मेरी पत्नी को बताया कि उनकी खिड़की के बाहर बॉब वाइट है, वह खिड़की खोलकर उसे देख सकती है। यह छोटी छोटी बातें ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट को औरों से अलग करती थी। वह जब भी हमारे घर के आसपास से गुजरते थे तो ओह एनी या ओह जेम्स जैसे शब्द सुनाई देते थे, चाहे उन्हें कोई दिखाई दे या नहीं। यह मैत्री स्वभाव ही था जिससे वह सबकी दृष्टि में महान थे। फिर कौन ऐसे कर्मचारी रहा होगा जो अपने ऐसे मालिक को नापसंद करेगा। इस तरह के लोग तो ढूंढने से भी कठिनाई से भी नहीं मिलते। एक बार राष्ट्रपति टैफ्ट अपनी पत्नी के साथ बाहर गए हुए थे, तभी निवर्तमान राष्ट्रपति रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में आए। छोटे लोगों से चाहत का इससे सही उदाहरण नहीं मिलेगा कि उन्होंने सभी पुराने कर्मचारियों, यहाँ तक कि बर्तन साफ करने वाली नौकरानी को भी उनके नाम से पुकारा। फिर उनकी नज़र एलिस नामक महिला कुक पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, तुम अब भी कॉर्न ब्रेड सॉरी। एलिस बोली, वह कभी कभी नौकरों के लिए ही कॉर्न ब्रेड बनाती है, बड़े लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। रूजवेल्ट से सख्ती से कहा, संभवतः उन्हें अच्छे खाने की परख नहीं है। प्रेसिडेंट से मिलने पर वह उन्हें यह बात ज़रूर बताऊंगा। तभी एलिस कॉर्न ब्रेड ले आई। रूजवेल्ट ने दफ्तर में चक्कर लगाते हुए इसे बड़े चाव से खाया और लौटते समय मालियों तथा सेवकों का भी अभिवादन करना नहीं भूले। हर एक आदमी का अभिवादन उन्होंने उसी तरह किया जैसे वह पहले करते थे। व्हाइट हाउस में 40 वर्षों से प्रमुख स्वागतकर्ता रह चुके आइक हूवर ने सजल होकर बताया, पिछले 2-3 वर्षों में हमारे जीवन का यह सबसे अच्छा दिन था और हम में से कोई भी $100 के बदले में भी इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होता। कई वर्षों से यह मेरी आदत में सम्मिलित हो गया है कि मैं अपने प्रियजन से जन्मदिन अवश्य याद रखता हूँ। प्रियजन के जो जन्मदिन, उनकी जो डेट होती है, यह कैसे होता है। वैसे ज्योतिष में मेरी ना तो दिलचस्पी है और ना ही भरोसा, लेकिन मैं मिलने वाले से पूछता हूँ कि क्या जन्मतिथि तथा आदमी के स्वभाव में कोई संबंध होता है। फिर मैं उनसे अपनी जन्मतिथि भी पूछ लेता हूँ। ठीक है, अगर उन्होंने कहा 20 नवंबर, 2 दिन बार इसे दोहराता हूँ और जैसे ही वह दोस्त मेरी ओर पीठ करता है, मैं उसकी जन्मतिथि और नाम डायरी में लिख लेता हूँ। फिर नए साल की शुरुआत में मैं उन्हें अपने कैलेंडर पर लिख लेता हूँ। जब भी किसी का जन्मदिन आता है तो चिट्ठी लिखकर या फिर टेलीग्राम करके उसे शुभकामनाएं भेज देता हूँ। इसका सामने वाले पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह सोचता है कि कोई तो है जिसे मेरी स्मृति है, जिसे मेरी याद आती है। अब अगर हमें सच्चे दोस्त चाहिए, हम वास्तव में लोगों का दिल जीतने की इच्छा रखते हैं, तो हमें उनसे गर्मजोशी से मिलना चाहिए, पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत करना चाहिए। जब कोई आपसे फ़ोन पर बातें करे तो भी आपको उत्साह से ही काम लेना चाहिए। हेलो कहने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को लगे आप उससे बात करके खुश हैं। अनेक बड़ी कंपनियां तो टेलीफोन ऑपरेटर्स को इस बात का प्रशिक्षण देती है जिससे वह मिलने वाले से पूरी गर्मजोशी से बात कर उन्हें प्रेरित कर सके। आज से आप भी इस बात का ख्याल रखें। सच्ची दिलचस्पी ना सिर्फ आपको सच्चा साथी देती है बल्कि कंपनी के स्थायी ग्राहक भी देती है। एक बार न्यूयॉर्क के नेशनल बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका के संस्करण में एक नामक महिला थी, जिसका नाम था मेल्डिन। ठीक है, महिला खरीदार का यह पत्र छपा। इस पत्र द्वारा मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपके सभी कर्मचारी बहुत विनम्र और मददगार हैं। उनका आचरण अनुकरणीय है। बड़ा अच्छा लगता है जब लंबी पंक्ति में प्रतीक्षा के पश्चात
कैशियर मीठे स्वर में आपका अभिनंदन करती है। पिछले साल मेरी माँ 5 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रही। मुझे करीबन रोज़ ही पैसे निकलवाने टेलर काउंटर पर मेरी के पास जाना पड़ता था। वह हर बार मेरी माँ के स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर पूछती थी। वह सचमुच मेरी माँ की तबीयत को लेकर चिंतित थी। अब तो आप यकीन कर सकते हैं कि श्रीमती रॉसडेल यानी कि जो बंदी थी उस बैंक की स्थायी ग्राहक बनी रहेगी। एक बार न्यूयॉर्क के एक बड़े बैंक ने चार्ल्स वॉल्टर्स, एक बंदा है, तो किसी कंपनी के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने का कार्य दिया। ठीक है, वॉल्टर्स ने जानकारी जुटाई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमुक आदमी ही सारे तथ्य इतने कम समय में दे सकता था। चार्ल्स वॉल्टर जब उस व्यक्ति से मिलने उसके कार्यालय पहुंचा तो एक महिला ने अपना सिर कैबिन के भीतर डालकर उस व्यक्ति को बताया कि उस दिन डाक में भी एक भी विदेशी टिकट नहीं आया था। उस व्यक्ति ने वॉल्टर्स को बताया कि विदेशी डाक टिकट वह अपने 12 वर्षीय बेटे के लिए एकत्रित कर रहे हैं। वॉल्टर्स ने अपनी समस्या बताई तो उस व्यक्ति ने यहाँ वहाँ के तर्कहीन जवाब देने शुरू कर दिए जो वॉल्टर्स की समस्या को सुलझाने में कतई सहायक नहीं थे। वह व्यक्ति बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं था। कहा जाए तो वॉल्टर्स की यह मुलाकात व्यर्थ सिद्ध हुई। हमारे छात्रों को यह कहानी सुनाते हुए वॉल्टर्स बोले, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्थिति को संभालूं और कैसे बात की जाए। फिर एकाएक मुझे उस महिला की बात याद आई, पुत्र के लिए डाक टिकट। फिर मुझे यह भी याद आया कि हमारे बैंक का विदेशी विभाग विभिन्न डाक टिकटों को इकट्ठा करता था। हर देश से आने वाले पत्रों को डाक टिकट हमारे यहाँ मौजूद थे। अगले दिन मैं उस व्यक्ति से मिलने गया, साथ में डाक टिकट भी ले गया। मैंने संदेश भिजवाया। मुझे बहुत जल्दी से बुलवाकर उसने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके चेहरे पर मैत्री भाव था। डाक टिकट देखकर तो उसकी बाँछें जो है वो खिल गई और बोला, वाओ, यह टिकट मेरे बेटे जॉर्ज को बेहद अच्छे लगेंगे। उसने मुझे अपने बेटे की तस्वीर दिखाई। फिर हम देर तक टिकटों के बारे में ही बातें करते रहे। बाद में उसने मेरे बिना पूछे ही वह सारी जानकारी दे दी जो मैं चाहता था। मुझे लग रहा था मानो गुत्थी अपने आप ही सुलझ गई। चलिए एक और उदाहरण देखिए। फिलाडेल्फिया का ये उदाहरण है। फिलाडेल्फिया के रहने वाले CM नॉफले, इनका नाम है, एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर को वर्षों से ईंधन बेचने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन यह जो डिपार्टमेंटल स्टोर था वो ईंधन किसी बाहरी डीलर से मंगवाता था। ठीक है, यानी कि जो कंट्री से बाहर था या वहाँ उस जगह से थोड़ी दूर था, और फिर उसने नेफ्ले के दफ्तर के निकट ही इकट्ठा करता था। ठीक है, एक बार नेफ्ले ने हमारे यहाँ एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर पर क्रोध जताते हुए उस देश के लिए शाप तक कह दिया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने नाफले से तेल नहीं खरीदा। मैंने उन्हें परामर्श दिया कि वह कोई दूसरा तरीका खोजें। हमने अपने पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए एक पक्ष विपक्ष बहस प्रतियोगिता आयोजित की जिसका विषय था डिपार्टमेंटल स्टोर से देश को नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम। मैंने नेफ्ले को परामर्श दिया कि वह डिपार्टमेंटल स्टोर के पक्ष में बोले। नेफ्ले इसके लिए तैयार हो गया। फिर वह उसी डिपार्टमेंटल स्टोर संगठन के मालिक के पास गए जिससे चिढ़ते थे। नेफ्ले बोले, मैं यहाँ ईंधन बेचने नहीं, आपसे मदद मांगने आया हूँ। फिर उसे पक्ष विपक्ष बहस प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए बोले, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैं इस डिपार्टमेंटल स्टोर के फ़ायदों के आंकड़े तथा पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे यह प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी है और यह काम मैं आपकी मदद से ही कर सकता हूँ। मैंने मालिक से 1 मिनट के समय की मांग की थी और उसी शर्त पर वह मुझसे मिलने को राजी भी हुआ था, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद उसने मुझसे करीब 1.25 घंटे बात की, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसने एक और एग्जीक्यूटिव को बुलवाया जिसने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर एक पुस्तक लिखी थी। वह मेरी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने नेशनल डिपार्टमेंटल चेन स्टोर संघ को फ़ोन करके इस विषय पर हुई प्रतियोगिता की रिपोर्ट भी मंगवा ली। उसे लगने लगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स सच में ही लोगों का भला कर रहे हैं और इस बात का उसे गर्व है कि वह भी इस संगठन से जुड़ा होने के कारण बहुत से लोगों का भला कर रहा है। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी तथा आत्मविश्वास से उसका चेहरा चमक रहा था। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी सोच उसने
एक कदम बदल दी थी। वह मुझे बाहर तक छोड़ने आया तथा प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। फिर उसने मुझसे कहा कि वह परिणाम के बारे में उसे आकर ज़रूर बताए। इसी बहाने उनकी एक बार फिर मुलाकात हो जाएगी। आखिर में उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप फरवरी मार्च में मुझसे आकर मिलें, तब मैं आपको तेल खरीद का ऑर्डर दूंगा। मानो चमत्कार हो गया। मैं वर्षों से उसे ईंधन बेचने का प्रयास में लगा था, परंतु उसका कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था और अब यह खुद ही मुझसे ईंधन खरीदने की बात कर रहा था। यह चमत्कार 2 घंटे तक उसमें और उसकी समस्या में दिलचस्पी लेने के कारण हुआ। यानी कि हमने ऐसा करना है, सामने वाले की जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम समझ के उसे सॉल्व करना है और उसमें इंटरेस्ट लेना है, रियल इंटरेस्ट। तभी सामने वाला आप में इंटरेस्ट शो करेगा। लेकिन यदि मैं वर्षों तक यह प्रयास करता रहता कि वह मुझ में या मेरे सामान में दिलचस्पी ले, तो ऐसा कभी भी सफल नहीं हो पाता। सच कहा गया है, जब हम दूसरों में तथा उनकी समस्याओं में दिलचस्पी लेने लगते हैं तो वे लोग भी हम में और हमारी समस्याओं में दिलचस्पी लेने लगते हैं। लेकिन मानवीय नियमों के हर एक नियम की तरह हमारी दिलचस्पी का प्रदर्शन सच तथा असलियत पर निर्भर होना चाहिए, ना कि झूठे प्रदर्शन पर। इसमें दिलचस्पी दिखाने वाले तथा जिसमें दिलचस्पी ली जा रही है, उन दोनों का ही भला होना चाहिए, यानी दोनों पार्टियों का फ़ायदा होना चाहिए। न्यूयॉर्क के आइलैंड में हमारा पाठ्यक्रम करने वाली मार्टिन गिन्सबर्ग ने बताया कि किस तरह एक नर्स द्वारा ली गई खास दिलचस्पी ने उनका जीवन प्रवाह बदल दिया। उन्होंने बताया, मेरी आयु 10 साल थी और उस दिन थैंक्स गिविंग डे आयोजित किया जा रहा था। मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती था और दूसरे दिन मेरी एक बड़ी सर्जरी होने वाली थी। मुझे ज्ञात था कि आगे कई महीनों तक मुझे बेड पर पड़े दर्द झेलना पड़ेगा। मेरे पिता की मौत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और हम दोनों वेलफेयर पर जीवित थे, यानी कि जो भी उनको फंड्स मिलते हैं। उस दिन मेरी माँ भी मुझसे मिलने नहीं आ सकी किसी रीज़न। रात घिरते ही मुझे अकेलापन, चिंता, भय सताने लगे। मुझे ज्ञात था कि घर पर मेरी माँ मेरे ही बारे में चिंता कर रही होगी। उसने खाना भी नहीं खाया होगा और मुझसे मिलने भी नहीं आ सकी ड्यू टू सम रीज़न्स। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। आंसू छिपाने के लिए मैंने अपने सिर को तकिए के भीतर दबाकर ऊपर से चादर ओढ़ ली। मैं चुपचाप रोता रहा। शरीर में भी दर्द होने लगा था। लेकिन तभी एक युवा नर्स मेरे पास आई। मेरे रोने की आवाज़ उसने सुन ली थी। उसने मेरी चादर हटा दी और मेरे आंसू पोंछने लगी। उसने बताया कि वह बहुत अकेली थी, ठीक है, दिन भर काम करती थी लेकिन परिवार से दूर रहती थी। थोड़ी देर बाद वह हम दोनों का डिनर ले आई। उसने मुझसे बात करके मेरे भय को दूर करना चाहा। उसकी ड्यूटी शाम 4 बजे तक की थी, लेकिन वह रात 11 बजे तक रुकी रही, मेरे साथ बातें करती रही, गेम्स खेलती रही और तब तक रुकी रही जब तक कि मुझे नींद नहीं आने लगी। बाद में कितने ही थैंक्स गिविंग डे आए और आकर चले भी गए, लेकिन मुझे वह दिन सदैव याद रहता है। मुझे वर्षों बीत जाने के बाद भी आज वह दिन याद है जब मैं घोर निराशा, हताशा, कुंठा, भय और भी न जाने कितने निष्क्रिय विचारों के बीच घिरा हुआ था। तभी उस अपरिचित नर्स ने आकर अपने प्रेम तथा कोमलता से मेरे सभी निष्क्रिय पहलुओं पर सक्रिय सोच की हवा कर दी। अब यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको चाहें, आपकी तारीफ़ करें, यदि आप सच्चे दोस्त पाना चाहते हैं और आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं, तो यह नियम को सदैव ही अपने दिमाग में रखें। आप 2 साल कोशिश करके भी जितने लोगों के दिलचस्पी अपने में कर पाएंगे, उससे ज़्यादा बिजनेस आप 2 महीने में दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेकर गंवा देंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा समरी बुक, जिसके अंदर हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि लोगों में सच्ची का इंटरेस्ट आपने लेना है,
तभी उसकी समस्याओं पर आपने थोड़ा सा चानना करना है, यानी रोशनी करनी है, जिससे कि उसकी समस्याएं सॉल्व की जा सकें और वो बंदा आप में रियल में इंटरेस्ट ले सके। क्योंकि सबसे पहले आपने इंटरेस्ट लिया है तो सामने वाला भी आप में इंटरेस्ट लेने में इच्छुक होगा। तो आपने करना यूँ है कि इस वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि इस समाज में अवेयरनेस बढ़े कि कैसे हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी इंसान ये चाहता है कि इन चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करूं और मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, लोग चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपने जस्ट इतना करना है कि जस्ट डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, जाएं और मुझसे डीएम करें एंड आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो आपको मैं बताऊंगा, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं एक बहुत ही अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ के, जो पिछले 20 से 25 सालों से काम कर रहा है इंडिया के अंदर और दूसरे देशों के अंदर भी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल भी देरी ना करें।